चलिए भारत के शादी से जुड़े कानूनों पर चल रही बहस के एक अहम नजरिए को समझते हैं। इस बहस की शुरुआत एक सीधे से विचार से होती है कि असली फेमिनिज्म जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं करता। इस तर्क को समझने के लिए पहले दहेज की परिभाषा देखिए। इसमें किसी तोहफे की उम्मीद करना भी शामिल है। तो कानूनी असंतुलन की बात शादी के ठीक बाद शुरू होती है। पत्नी को पति की प्रॉपर्टी में रहने का अधिकार मिल जाता है। और जब बात विरासत में मिली प्रॉपर्टी की आती है तो पति और पत्नी के लिए कानून अलग अलग हैं। यहाँ एक आंकड़ा ये भी है कि भारत में सिर्फ 13% महिलाओं को ही अपने माँ बाप की जायदाद मिलती है। तर्क ये है कि पहले दहेज एक तरह से विरासत का ही एक रूप था, बस अनऑफिशियल। अब बात करते हैं पैसों की और फाइनेंशियल जिम्मेदारियों की, जहाँ कानून के स्टैंडर्ड्स अलग अलग बताए जाते हैं। कमाई को लेकर भी कानूनी उम्मीदें एकदम अलग हैं। पति का कमाना जरूरी है, पत्नी का नहीं। फिर आता है एलिमनी यानी गुजारा भत्ता। इसे एक ऐसा कानूनी हक बताया गया है जो हर हाल में मिलता है। और बच्चों के मेंटेनेंस के मामले में तो कानून का एक और भी दिलचस्प पहलू सामने आता है। पर बात सिर्फ पैसों की नहीं है। कहा जाता है कि असल चुनौती तो पूरा लीगल सिस्टम और उसकी प्रक्रिया है। और इस पूरी बहस के सेंटर में है एक खास कानून, आईपीसी की धारा 498A। जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। अकेले 2019 में इस सेक्शन के तहत 12.25 लाख से ज्यादा केस हुए। लेकिन इन सारे केसेस में सजा कितनों को हुई? सिर्फ 12.1%। सोर्स का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके गलत इस्तेमाल पर ध्यान दिया है और इसे लीगल टेररिज्म तक कहा है। और इसका असर भी दिखता है। 2022 में 4000 से ज्यादा पुरुषों की आत्महत्या की वजह शादी के झगड़े बताए गए। अतुल सुभाष का केस इसका एक उदाहरण है। उन्होंने सुसाइड से पहले एक वीडियो और लंबा नोट छोड़ा था। तो फिर इसका हल प्रीनप क्यों नहीं है? सीधी सी बात है, भारत में ये कानूनी तौर पर लागू ही नहीं होते। कहा जाता है कि ये कानून पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए बने थे, पर क्या इसकी सजा आज की पीढ़ी को मिल रही है? तो ये बहस एक तरह से रिजर्वेशन जैसी हो जाती है, यानी पिछले अन्याय को ठीक करना बनाम सबके लिए बराबर अधिकार। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि कोई भी लीगल सिस्टम इन दोनों चीजों में बैलेंस कैसे बनाए।